पढ़ने का पैटर्न भी समझ गए हो कि यार अभी हम लोग कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं। 1950 से 1990 की बात कर रहे थे। एग्रीकल्चर आपने पूरा पढ़ डाला है और मुझे लगता है एग्रीकल्चर समझ आया, आपको इंडस्ट्री भी समझ आ गई। आज आप ये करो, आप पढ़ो बेसिकली कि बेसिकली 1950 से 1950 से लेकर 1990 तक हमारे फॉरेन ट्रेड की क्या पोजीशन। बेटा फॉरेन ट्रेड का बेसिकली मतलब क्या होता है? फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है हमारे देश में कितना इंपोर्ट हो रहा है और हमारे देश से कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, ये हमारे देश का फॉरेन ट्रेड है। होता क्या है बेसिकली कि जब हम इंपोर्ट करते हैं तो पैसों का आउटफ्लो होता है और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो पैसों का इनफ्लो होता है, पैसे आते हैं। ठीक है, एकदम आराम से मेरी बात को समझना। मेरी आवाज एक बार विजय डिसकनेक्ट करके रिकनेक्ट कर दे। बाकी लोग का आवाज क्लियरली आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरी आवाज क्लियरली आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ या ना बोलो। आ रही है। विजय डिसकनेक्ट करके रिकनेक्ट कर। होता यही है, आप ध्यान से मेरी बात को सुनो और अच्छे समझ लो कि यार इंपोर्ट से हमारे देश से पैसा निकल जाता है जब हम इंपोर्ट करते हैं, और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो देश के अंदर पैसा आता है क्योंकि सामान बिक रहा है, पैसा आएगा। तो आप बताओ हमको क्या करना चाहिए, इंपोर्ट करना चाहिए कि ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए? हमको क्या करना चाहिए? हमको क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, हम लोग को ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो बेसिकली फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या हुआ? जितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इंडिया से हो रहा है वो फॉरेन ट्रेड कहलाता है। पूरी दुनिया में 1950 के टाइम हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में शेयर 1.78% था। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी और इसमें बिल्कुल भी आपके मन में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, हमने 1950 के बाद से ये डिसाइड किया था कि हम एक्सपोर्ट को इंक्रीज करेंगे, एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे और इंपोर्ट को घटाएंगे, इंपोर्ट को डिक्रीज करेंगे। ये हमने किया था। तो इस पॉलिसी को बेटा हमने नाम दिया इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी बेसिकली सरकार की वो पॉलिसी है जिसमें जिन सामान को वो पहले इंपोर्ट किया करती थी अब उसको इंडिया में डोमेस्टिकली ही बना देगी ताकि उसे इंपोर्ट ना करना पड़े। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताऊं तो पहले हम लोग फूड ग्रेन्स पर या अनाज पर दूसरे देशों पे ज्यादा डिपेंडेंट है, जैसे यूएसए पे, चाइना पे। यहाँ से ज्यादा फूड ग्रेन इंपोर्ट होता था इंडिया में। हमने सोचा हम इंपोर्ट करते तो बहुत खर्चा हो जाता है, क्यों ना फूड ग्रेन इंडिया में ही प्रोड्यूस कर दिए जाए, भारत में ही बना दिए जाए। अगर इंडिया में आप बना लोगे तो ये जो डिपेंडेंस है इंपोर्ट पे वो खत्म हो जाएगी। सिमिलरली अभी हम जैसे पेट्रोल है, ये हम क्या करते हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, तो बहुत पैसा हमारे देश से निकल जाता है क्योंकि हमारे देश में क्रूड ऑयल कम है। तो हम मिडिल ईस्ट से पेट्रोल मंगवाते हैं, क्रूड ऑयल मंगवाते हैं, भारत में पेट्रोल बना के बेचते हैं क्योंकि हमारे पास क्रूड ऑयल नहीं है। तो अभी हम लोग खुद कोशिश कर रहे हैं इलेक्ट्रिक कार्स को ज्यादा बढ़ावा देंगे, इलेक्ट्रिक कार्स या इलेक्ट्रिक व्हीकल। इससे क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिक कार या इलेक्ट्रिक व्हीकल है, बिजली तो हमारे पास भरपूर है, तो ये इंडिया में ही बन जाएगा। तो हमारा ये जो डिपेंडेंस है अरेबियन कंट्रीज पर या मिडिल ईस्ट पर, ये कम या खत्म हो जाएगा, देश का पैसा देश में ही रह जाएगा। तो इसे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन कहते हैं। अब आप बताओ आपको इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन समझ आया कि नहीं? आपको इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या होता है समझ आया कि नहीं? जिस चीज को हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल से पेट्रोल, वैसलीन, डीजल सब कुछ बनता है। अच्छे तेल से ही तो मैक्सिमम चीजें बनती है, मशीन का तेल। तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी है कि जो चीज हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते थे अब उसको डोमेस्टिकली ही बना लेंगे, यही बना लेंगे। तो ये काम दो ऑब्जेक्टिव से, दो एम्स से किया जाता है। क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसा? तो हमारे दो एम है इसमें। हमारा पहला एम है हमारे देश का फॉरेन एक्सचेंज बचे। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो बहुत सारा पैसा जो होता है वो दूसरे देश में चला जाता है। एग्जाम्पल, मैं भारत में रहता हूँ, इंडिया में रहता हूँ, मैंने यूएस से कोई सामान खरीदा, मतलब इंपोर्ट किया,
इंपोर्ट किया, तो क्या करना होगा, मेरे को इसकी पेमेंट करनी होगी रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करके। तो जब मैं जैसे कन्वर्ट करूंगा मेरे देश से क्या होगा, पैसा फॉरेन एक्सचेंज के रूप में निकल जाएगा। तो जब हम इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, मतलब हम सोच रहे हैं ज्यादा इंपोर्ट ना हो, तो हमारा मकसद यही है हमारे देश का फॉरेन एक्सचेंज बचे, और दूसरा हम सेल्फ रिलायंट हो जाए। सेल्फ रिलायंट मतलब दूसरों पर डिपेंडेंट ना, खुद ही बनाएंगे, दूसरों पर कोई निर्भरता नहीं है, दूसरों पर डिपेंडेंसी नहीं है। आप बताओ, आपको ये कितना क्लियर है? आपको मैंने अभी तक जितना इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन बताया, आपको समझ आया कि गया सिर्फ पेपर से? आप ईमानदारी से बोलो, आपको मैंने जितना इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन बताया, आपको समझ आया कि गया सिर्फ पेपर से? सभी को आया? अब आगे सुनो मैं जो बोल रहा हूँ। अब यार ये तो बात हो गई कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन ये होता है, ये आपने पूरा यहाँ तक इतना पढ़ के कंसेप्ट पढ़ दिया। ये नोट्स को अच्छे से और बना के दूंगा आपको अभी मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपने कंसेप्ट और ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया किसका, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का। अब आपको पता है कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या है, तो मुझे दोबारा तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना? अब कैसे करें, कैसे हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करें? हाउ टू सब्सटीट्यूट इंपोर्ट, हाउ टू रिड्यूस इंपोर्ट लिखूंगा तो गलत नहीं होगा। इंपोर्ट को रिड्यूस करने के लिए क्या किया गया, तो गवर्नमेंट ने दो तरीके अपनाए। एक तरीका है टैरिफ लगा देना। टैरिफ मतलब होता है टैक्स लगा देना। सपोज करो आप इस बाइक का नाम सुने हो क्या, मेरे को बताना। हार्ले डेविडसन का नाम सुने हो क्या? हार्ले डेविडसन का नाम सुने हो क्या, ये बताओ। आपने कभी इस बाइक का नाम सुना है हार्ले डेविडसन का, किसी ने? आया ना? वर्ल्ड की बेस्ट बाइक्स में से एक है। यूएस में इसकी कीमत है 10 लाख रुपए। यूएस में इसकी कीमत 10 लाख रुपए, भारत में नहीं मिलती है। इंडिया में आप इसको जब मंगाएंगे, इंडिया में जब आप ये मंगाएंगे तो आपको 23 लाख की पड़ेगी। आप जब इंपोर्ट करके इंडिया लाओगे ना, तो ये 23 लाख की आपको पड़ेगी। कारण ये 10 लाख जो है वो बाइक की कीमत है, और इस पर जो टैरिफ है और इंपोर्ट का जो टैक्स है वो 13 लाख रुपए लग जाता है। तो 10 लाख की बाइक के लिए आप 13 लाख अगर टैक्स भरोगे, तो आप बताओ इस बाइक को आप इंपोर्ट करवाना चाहोगे, यस कि नो? यस कि नो? आपको क्या लगता है, करवाओगे कि नहीं करवाओगे? आप इस बाइक को मंगवाओगे इंडिया में, कि भारत की बाइक या कार खरीद लोगे? फटाफट जवाब दो, सीधी सी बात है, कार दे देगा। सही बात है एकदम। अच्छा, तो बस गवर्नमेंट ने यही बोला कि लोग ना बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते, तो लोगों को रोकना होगा, तो टैक्स का रेट बढ़ा दो। ठीक है, क्या होगा, जब आप खूब टैक्स लगा दोगे तो सामान अपने आप महंगा हो जाएगा। महंगा हो जाएगा तो लोग लाएंगे ही नहीं भारत। और दूसरी बात, कोटा फिक्स कर दो। कोटा मतलब होता है बेटा लिमिट फिक्स कर देना, कि अगर आप कोई गुड्स फॉरेन से ला रहे हो तो एक हद है, उतना ही ला सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ला सकते। जैसे शराब है, लिकर है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फॉरेन से भी शराब लाते हैं भारत में, तो इसमें लिमिट फिक्स कर दी गई है कि आप 5 लीटर से ज्यादा नहीं ला सकते। इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो आप ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 पीस जो है वो होम यूज के लिए ला सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ला सकते। तो एक तो टैरिफ सिस्टम ला दिया गया, हाई टैक्स लगा दिया गया जब बहुत महंगा हो जाए इंपोर्ट का सामान, और दूसरा कोटा सिस्टम लगा दिया गया कि एक लिमिट से ज्यादा तुम इंपोर्ट नहीं कर सकते। ऐसे हमने अपने देश में इंपोर्ट को रोक दिया है। इंपोर्ट करने से अपने देशवासियों को रोका, और इंपोर्ट हम अपने देश में कम किया। आपको समझ आया कि इंपोर्ट को रोकने का तरीका, टैक्स को बढ़ा देना, और जितना सामान इंपोर्ट होता था उस पर एक लिमिट लगा देना कि इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं होगा। आपको क्लियर है कि नहीं? एक हद तक ला सकता है, उससे ज्यादा नहीं ला सकता। ठीक। तीसरी बात, क्या कारण है, हमने क्यों ऐसा किया, हम इंपोर्ट को क्यों रोक रहे हैं? तो इसका पहला कारण है अपने देश को बढ़ावा देना, अपने देश की तरक्की करना। डेवलप कंट्री वाले मानते हैं कि हम लोग गरीब हैं, हम लोग सामान नहीं बना सकते,
तो उनके इस मिसकंसेप्शन को, गलत फहमी को तोड़ देना कि भाई हम इंडियंस उनसे बेहतर सामान बना सकते हैं, वो लोग आए और आके भारत में सामान बनाए। और दूसरी बात यह है कि ज्यादातर हम विदेशों से लग्जरी सामान या लग्जरी गुड्स मंगाते हैं, जिससे हमारे देश से पैसा निकलता है, फॉरेन एक्सचेंज निकलता है। इस कारण से हम लोग इंपोर्ट को बंद कर रहे हैं। तो देखो दो कारण, पहला तो अपने देश के बिजनेसमैन को प्रोटेक्शन देना ताकि वो फॉरेन से कम्पीट कर सकें, और फॉरेन वाले ये ना सोचे कि भारतीय उनसे कम्पीट नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि बहुत पैसा हमारे देश से निकल जाता था फॉरेन एक्सचेंज के नाम से, उस चीज को रोक देना। आपको ये बात समझ आई कि नहीं है, ये बताओ, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? आपको ये समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? सभी लोग बोलो यार, हैंड रेस करके बताओ समझ आया कि नहीं आया? हैंड रेस करके बताओ समझ आया कि नहीं आया मैंने जो पढ़ना है? बस इसको एक बार नोट से फटफट फटफट खत्म करना है यार। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एकदम लड्डू है, एक बार में आपको बनना चाहिए। अब थोड़ा सा समझना मेरी बात को जो मैं बोल रहा हूँ। अब तो बार बार मैं बताता हूँ बात। आप जैसे चैप्टर 1 पढ़े, 2 पढ़े, 3 पढ़े, 4 पढ़े, 5 पढ़े, आपका पैटर्न क्या रहा है पढ़ने का? चैप्टर नंबर 1 में आपने क्या पढ़ा? अपने इकोनॉमी के बारे में पढ़ा। कब? ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया वो मैं आपको बता रहा हूँ, आजाद हुए थे तो। फिर सुनना क्यों बता रहा हूँ ये बात मैं। आप इसमें कब की पोजीशन पढ़ रहे थे? 1947 की। चैप्टर नंबर 2 क्या पढ़े? 5 ईयर प्लान पढ़े, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 आपने पढ़ा एग्रीकल्चर। चैप्टर नंबर 4 आपने पढ़ा इंडस्ट्री, जो मैंने आपको फ्राइडे को बताया था। आज मैंने आपको बताया फॉरेन ट्रेड। मेरी बात को शांत मन से सुन लेना ताकि बात क्लियर हो आपको। यहाँ पे आप पोजीशन पढ़े 1950 से लेकर 1990 तक की। आप यहाँ पे पोजीशन पढ़े 1950 ईयर से लेकर 1990 तक की आपने पोजीशन पढ़ी। आदित्य एक बार डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कर दे बेटा। बाकी लोगों को तो आवाज क्लियर आ रही है जैसा मुझे लगता है। डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कर दिया करो आवाज का अगर इशू आए। ये कई बार होता है। मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ, मेरे को 1 मिनट दो। हेलो, चेक चेक। अच्छी तो आ रही है। क्लियर, ये देखो करण को तो आ रही है। हाँ, लगान मूवी के बाद होता है। तो ये देखो यार, आप सीखो जैसे ना, ये 3 4 5 चैप्टर जो पढ़े ना, उनमें आपने पढ़ा 1950 से 1990 के बीच क्या पोजीशन थी। अब आप आगे समझो स्कीम क्या है आपकी। आप जब अभी चैप्टर नंबर 6 पढ़ोगे ना, तो इसमें आप पढ़ोगे क्या? पढ़ोगे इकोनॉमी 1991 एंड आफ्टरवर्ड। 1991 के बाद हमारी इकोनॉमी का क्या पोजीशन थी। तो ना ये पूरा देखो, ये एक यूनिट आपका खत्म हो गया 5 चैप्टर में। ये आपका एक यूनिट है, ध्यान रखना बेटा, ये जो मैंने करा डाला। ये आपको एक पूरा यूनिट ऐसे करना है, याद रखना 5 चैप्टर का। लास्ट थिंग इसमें है कि अभी तक जो पढ़े उसकी समरी पढ़ दो कि 1950 से 1990 तक हमारी क्या पोजीशन थी या क्या हमारा क्या हाल था। ठीक, बहुत आसान है। सबसे पहला तो हमारा ये था कि हमारा जीडीपी बढ़ा है 1950 से 1990 के बीच में। देश का प्रोडक्शन बढ़ा। 1950 में 11.8% था, 1990 आते आते 24.6% हो गया। इंक्रीज हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। ठीक है, ये पहली बात। इंडियन इंडस्ट्रीज भी ग्रो करी। अब ऐसा नहीं था कि कॉटन या टेक्सटाइल या जूट बनाते थे। इंजीनियरिंग गुड्स भी और कंज्यूमर गुड्स भी हम लोग बनाना चालू कर दिए। ठीक, हमारे देश में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बढ़ी है, गवर्नमेंट ने तो इसको खुद प्रमोट किया है। फॉरेन कंपटीशन से हम लोग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई। ठीक है,
इंडिया में सारा सामान बनाने की बात की गई है। सर आप क्या बोले, हम लोग को कुछ नहीं समझ आ रहा। मैं आपको अभी तक जो पढ़ा है उसका सार बता रहा हूँ, क्रिटिकल अप्रेजल बता रहा हूँ कि 1950 से 1990 के बीच अभी तक जो पढ़े, क्या क्या पढ़े आप। सबसे पहले आपका जीडीपी बढ़ गया देश का, इंडस्ट्रीज ग्रो करी हैं, खाली आप कॉटन टेक्सटाइल नहीं बनाते हो और भी गुड्स बनाते हो। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज देश में ग्रो हुई है। हमने इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट किया, अभी ऊपर पढ़ा, ताकि क्या कर सके, हमारे जो भारत के जो बिजनेसमैन है उनको बढ़ावा मिल सके। ठीक है, आप बताओ। पांचवी चीज, हमें लाइसेंसिंग पॉलिसी लाई कि अगर प्राइवेट सेक्टर का कोई पर्सन इंडिया में बिजनेस करना चाहे तो वो लाइसेंस लेके ही काम कर सकेगा, वरना काम नहीं कर सकेगा। छठवा, पब्लिक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा है 1950 से 1990 के बीच में। ये 6 अप्रेजल दिमाग में बिठाओ, ये डीमेरिट खुद पढ़ना, सेल्फ पढ़ना। ये 6 अप्रेजल याद रखो। देश की जीडीपी बढ़ी है, इंडस्ट्रीज ग्रो करी है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बढ़ी है, मतलब ऐसी इंडस्ट्री जिसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का होता है। फॉरेन कंपटीशन से हमको प्रोटेक्शन मिला है क्योंकि हमने इंपोर्ट को रोक दिया, बहुत कम कर दिया। प्राइवेट सेक्टर को हमने बोला कि भैया तुम लोग बिना लाइसेंस लिए काम नहीं करोगे। और आखिरी, पब्लिक सेक्टर ने बहुत ग्रोथ कराई है देश की हमारे। आज भी आधा देश पब्लिक सेक्टर के भरोसे, सरकार के भरोसे ही चलता है। यह अप्रेजल है, एक बार पढ़ के देख लो, यस और नो बताना, समझ आई कि नहीं अप्रेजल। अप्रेजल आप लोग को समझ आया कि नहीं, आप बताना। आप लोग को अप्रेजल समझ आया कि नहीं, आप। हाँ या ना बोलो, क्लियर है कि नहीं, एक बार पढ़ डालो यार। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपका एक पूरा क्लस्टर खत्म हो गया। अगर आपने ये पढ़ लिया है और आपको ये समझ आ गया है तो आप मेरी बात को समझना। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ना टोटल इतने हैं, 5 हो गए बेटा तेरे। अब देख ले कितना बचा तेरा। यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ चैप्टर्स के, देख लो, पता रहे तुम लोग को क्या क्या चैप्टर है तुम्हारे। सबके नाम लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, 5 चैप्टर मैंने करा डाले हैं। अब इसके आगे मेरे को तुमको क्या कराना है, इकोनॉमी 1991 एंड आफ्टरवर्ड, जिसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं इसमें पावर्टी। पावर्टी के बाद हम पढ़ेंगे हम लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फिर हम लोग पढ़ेंगे रूरल डेवलपमेंट। फिर हम लोग पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट, ये देश की समस्याओं के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनसीईआरटी के हिसाब से भी बता दे रहा हूं ताकि आपको एक चीज क्लियर रहे। एनसीईआरटी में स्कीम ये है बेटा कि ये जो चैप्टर नंबर 1 to 6 है, ये आपका यूनिट 1 कहलाता है। ये आपका यूनिट 1 कहलाता है एनसीईआरटी के हिसाब से। ये 6 चैप्टर में बचा है, जो करा दूंगा तो पूरा एक यूनिट हो जाएगा। ये 7 से 11 जो पढ़ोगे ना, ये यूनिट 2 है। और एक आखिरी यूनिट 3 है, जो एक दिन का डाटा वाला चैप्टर और वाइवा इसी में से आता है। ये है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। ये एक्चुअल पढ़ा नहीं जाता, ये ना ऐसा कि रटा जाता है। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, पाक एंड चाइना। भारत, पाकिस्तान और चाइना के बीच का कंपैरिजन। ये देख लो आपका सिलेबस करिकुलम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। आपने अभी कल तक एक यूनिट खत्म कर देना है। ठीक है, आगे आप बताओ, आप इंडियन इकोनॉमिक के सेकेंड यूनिट को आगे कंप्लीट करना चाहोगे कि बीएसटी के 2-3 चैप्टर हम लोग कर लें? आप लोग जैसा बोलोगे वैसा करेंगे। आप बोलो क्या करना चाहते हो आप लोग? आगे इंडियन इकोनॉमिक का 7, 8, 9, 10, 11 करा डालू पूरा जून के महीने में कि बिजनेस स्टडीज करा दूं? आप बोलो।
मैक्सिमम लोग जो बोलोगे वो करवाऊंगा मैं। मेरी अगर मानो तो समझदारी वाली बात ये होगी कि जैसे ना इसके कम से कम तुम लोग के 9 चैप्टर तक कर दो, ताकि तुम्हारे ऊपर भी बर्डन ना रहे, तुम्हारे पास नोट्स रहेंगे, साल भर धीरे धीरे इसको पढ़ते रहोगे। अपन रूरल डेवलपमेंट तक पहुंच जाएंगे करीबन 22 जून तक, 22 जून तक पहुंच जाएंगे। तो क्या होगा, एक साइड से तुम फ्री हो जाओगे, एक साइड से तुम फ्री हो जाओगे, मैक्सिमम सिलेबस तुम्हारा खत्म हो गया रहेगा। फिर मैं बीएसटी के आपको एक साथ चैप्टर कराना चालू कर दूंगा। मैंने आपको पहले ही बताया हमारा कोर्स जल्दी खत्म होगा, रिवीजन बहुत बार करना है अपने को, ठीक है। मैंने आपको इसका नोट्स दे दिया है, 5 ईयर प्लान का नोट्स दे दिया है, एग्रीकल्चर का दे दिया, इंडस्ट्री ट्रेड का टुडे आई विल सेंड, आज मैं आपको ये भेज दूंगा, इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड का। कल सुबह हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमी 1991 एंड आफ्टर वर्ल्ड, ठीक है। इसको कर देते हैं हम लोग, 9 चैप्टर तक कर देते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। 9 चैप्टर तक इसको कर देते हैं, खूब प्रैक्टिस कर देते हैं, फिर बीएसटी कह रहे हैं। ये आप करो, आपके लिए काफी है। बजट का भेज दूंगा मैं।